यस, चलो तो शुरू करें अपना रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी अपन ने पिछले रिवीजन में, पिछले क्लास में क्या किया उसको क्विकली रिकैप करो पहले फटाफट। हमने देखा कि जो भी रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हम पढ़ते हैं उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। मेटल्स में क्या था, सोडियम के साथ में वर्ड्स किया था और मैग्नीशियम के साथ में ग्रिग्नार्ड बनाया था। फिर रिडक्शन मैंने आपको बताया था, उसके लिए आप अमेलगम्स यूज़ करते हो, एल्काइल हैलाइड को सीधा सीधा रिड्यूस करो, एल्केन बन जाता है, ठीक है। फिर था ई यानी कि एलिमिनेशन। क्या था उसमें, क्या यूज़ किया था हमने, रिएजेंट हमारा था एल्कोहलिक KOH और प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए हमने लगाया था सेडजेफ रूल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट था हमारा N यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अलग अलग टाइप के रिएक्शन थे, सोडियम के डेरिवेटिव्स थे, पोटेशियम के डेरिवेटिव्स थे, सिल्वर के डेरिवेटिव्स थे और एक अमोनिया था, एक अमोनोलाइसिस जो था वो, है ना। तो अब उसके जो फंडे हमने ये देखा था कि कौन से रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। ये भी याद होगा आप लोग को, मैंने ये क्लियरली बताया था पिछली बार कि कौन से रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। अच्छा, और ये बात पहले भी कही थी, दोबारा रिपीट कर दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम लोग कर रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल है, SN1 SN2 का मैकेनिज्म और क्या है पूरा फंडा, रिएक्टिविटी कैसी है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम कि भाई कौन से रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, ये मत भूलना, ठीक है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। और इसमें अगर हम देखें कि SN1 और SN2 ये दोनों मैकेनिज्म्स क्या होते हैं और इनका फंडा क्या है, ज़रा इसको थोड़ा ब्रीफ में पहले समझ लेते हैं। Now when I say SN1 SN2 what does it mean, let's try to understand that basic thing actually, ठीक है। सिंपल भाषा में इसको समझते हैं एकदम इजी तरीके से। 1 और 2 यहाँ पर SN क्या किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। उल्टा लिखते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बट हम लोग SN लिखते हैं, वी डोंट राइट इट एज NS, ठीक है ना। ये 1 और 2 बेसिकली क्या है, ठीक है, क्या है ये, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, अपने को पता है कि भाई ऑर्डर क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये X या Y जो कि जो आपका जो रेट इक्वेशन होता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का, जो रेट इक्वेशन होता है उसमें A और B अगर समझो आपके दो रिएक्टेंट हैं तो उनके जो X और Y जो रेस टू होते हैं ना, ये X और Y मिलके बनाते हैं आपके क्या, ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 या 2 अगर हम बोल रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, ऑर्डर है, ओके। नाउ इसका सिग्निफिकेंस जरा पहले समझते हैं इस टर्म का, ठीक है। X और Y वो उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, वो सिंबल्स है, वो तो ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, व्हेन आई से ऑर्डर इज 1, इसका मतलब ये है कि किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इट मीन्स। अगर मैं उसको कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में समझाऊँ कि भाई कोई एक रिएक्टेंट या दो जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे उसमें से कोई एक ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रेट को कंट्रोल करने के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अगर समझो मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास CH3Br है और एक्वस KOH है। क्या है, एक्वस KOH। अब ये रिएक्शन तो हमको मालूम है कि एक्वस KOH के साथ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो CH3OH बनेगा और KBr बनेगा, ठीक है, ये बात हमको मालूम है। बट यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा भाई CH3Br और KOH ये दो अलग अलग रिएक्टेंट थे और ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे रेट को डिसाइड करने के लिए, दोनों इक्वल अपना काम कर रहे हैं, दोनों इक्वली अपना काम कर रहे हैं रेट को डिसाइड करने के लिए, तो ये दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिसाइडिंग मीन्स SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या मतलब कि दोनों रिएक्टेंट अपना काम कर रहे हैं रेट को इन्फ्लुएंस करने में। बात समझ रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। So when you say order, it is very easy to say हाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर X और Y है। ऑर्डर क्या है, X प्लस वाई है सर, हाँ ठीक है, ऑर्डर X प्लस वाई अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या है कि भाई कितने रिएक्टेंट्स और किस लेवल पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेट को। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये समझ में आया, यस। तो व्हेन आई से SN1 एंड SN2, व्हेन आई से द वर्ड्स SN1 एंड SN2, you will read it as substitution nucleophilic first order, substitution nucleophilic second order. You will read it like that. But in short we say SN1 SN2, ठीक है। उसका मीनिंग समझ में आ गया। अच्छा, SN2 बोला मतलब दोनों रिएक्टेंट्स काम कर रहे हैं और रेट को इन्फ्लुएंस करने में। SN1 का मतलब ये होता है कि भाई एक ही रिएक्टेंट ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट को। यहाँ तक आई होप बात क्लियर है, यस।
अब ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई ये क्या है जो मैकेनिज्म है, उसको उसके फंडे क्या है। जब हम लोग SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो एल्काइल हलाइड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था बच्चों, याद होगा कि जो सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, जो सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हो उसका डिग्री, उसका नेचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, कौन सा डिग्री है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है आपके मैकेनिज्म के लिए, आपको याद होगा। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक एल्काइल हलाइड है और मेरे पास एक साथ में कोई एक न्यूक्लियोफाइल का सप्लायर है, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल का सप्लायर ले लो आप, जैसे KCN ले लो, KOH ले लो, कोई भी ले लो, न्यूक्लियोफाइल का सप्लायर कोई भी आप ले लिया आपने। इसमें से कौन ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका एल्काइल हलाइड का जो डिग्री है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्या ये बात भेजे में घुसी? ठीक है। तो जब आपके पास एल्काइल हलाइड टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म ज़्यादा प्रेफर्ड है। याद करो क्या बोला मैंने, एल्काइल हलाइड जब टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म ज़्यादा प्रेफर्ड है, और जब एल्काइल हलाइड प्राइमरी है या प्राइमरी से भी, इसको हम लोग सुपर प्राइमरी भी कहते हैं बाय द वे। मिथाइल को हम क्या कहेंगे? टेक्निकली आप बोलो मिथाइल 0 डिग्री नहीं हुआ, टेक्निकली हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि मिथाइल तो 0, क्योंकि इसके साथ में कुछ और अटैच ही नहीं है। प्राइमरी तो जब बोलते हैं ना जब एक कार्बन अटैच हो, यहाँ तो कुछ भी अटैच नहीं भाई, इस कार्बन के साथ कुछ और कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो ये टेक्निकली तो 0 हो गया। तो इसलिए आप देखो, तो अगर हम लोग मिथाइल को देखें तो वो तो प्राइमरी के भी पहले आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी फिर मिथाइल, समझ में आया? यहाँ पर मिथाइल फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। आइडियली आई शुड यूज द वर्ड सुपर प्राइमरी, बट आपके NCERT में या बहुत सारी ज़्यादातर बुक्स में आपको ये वर्ड देखने नहीं मिलता। ठीक है, टेक्निकली यू शुड से 0 डिग्री और यू कैन से सुपर प्राइमरी, बट विल से ठीक है मिथाइल, विल जस्ट से मिथाइल। आई होप समझ में आ रहा है। तो जब आपके पास मिथाइल होगा, जब आपके पास मिथाइल वाला ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। लेकिन जब आपके पास टर्शरी ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। समझ में आया क्या? यस, मिथाइल के लिए SN2 प्रेफरेबली, और टर्शरी यानी 3 डिग्री वाले के लिए SN1। अच्छा, मैं मिथाइल को वैसे सुपर प्राइमरी है, बट हम लोग फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस मिथाइल को प्राइमरी मान लेते हैं, ये बात को ध्यान में रख लेना। जब मैं मिथाइल बोलूंगा तो मैं प्राइमरी वर्ड यूज़ कर लूँगा, तो ये मत बोलना अरे सर आप गलत बोल रहे हो, वो तो 0 है। मुझे पता है वो 0 है, बट मैं प्राइमरी में उसको गिन लूँगा, उसको मान लूँगा। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा मान लूँगा कि मिथाइल जो है वो प्राइमरी है, ऐसा मैं मान लूँगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो मिथाइल काफ़ी हद तक सेम रूल्स को फॉलो करता है प्राइमरी वाले। कहने का अर्थ ये है, ध्यान से सुनना, SN1 के लिए प्रेफरेंस आपका टर्शरी सबस्ट्रेट, SN2 के लिए प्रेफरेंस है प्राइमरी सबस्ट्रेट। ये गया, भेजे में गया? यस। कैसे याद रखेंगे? 1 के लिए 3 और 2 के लिए 1, 2 का 1 ऐसा याद रखेंगे, बहुत ईजी है। 2 का 1 यानी SN2 के लिए प्राइमरी। अब तुरंत सवाल आएगा अगला दिमाग में, क्या कि सर वेरी सेकेंडरी, तुरंत सवाल ये आएगा ना कि सर सेकेंडरी को क्या करें, SN1 में डालें कि SN2 में डालें? तो भैया SN1 या SN2 दोनों में जा सकता है सेकेंडरी, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, अदर रिएक्शन कंडीशंस, टेम्परेचर, इंटरमीडिएट्स, मीडियम ऑफ जो डिसोल्यूशन, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी वाला दोनों में से किसी में भी जा सकता है। बात समझ में आई क्या? अपना फोकस किस पे रहेगा? फोकस नहीं भूलना है, फोकस नहीं हटाना है भाई। वो नया कॉमेडियन आया ना, क्या नाम है, हसीब खान, जाकिर खान जैसा, बहुत फेमस हुआ भाई। मकसद नहीं भूलना है। तो यहाँ मकसद क्या है, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? SN2 प्राइमरी, SN1 टर्शरी। बोलो, SN2 प्राइमरी, SN1 टर्शरी। ठीक है, सेकेंडरी वाले के पीछे नहीं पड़ना, सेकेंडरी वाले की क्लैरिटी अपने आप फैक्टर्स के साथ धीरे धीरे आती जाएगी। जो मेन रेलेवेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख के दी है, उसके ऊपर फोकस करना। क्या लिख के दिया है? SN1 वाला टर्शरी के लिए, SN2 वाला प्राइमरी के लिए। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब बोलोगे ठीक है सर, आपने लिखा, हमने मान लिया कि भाई SN1 टर्शरी के लिए, SN2 प्राइमरी के लिए, क्यों? ये भी इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसी का जस्टिफिकेशन है एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैकेनिज्म, जो आप डिटेल में, आप थियोरी में भी पढ़ते हो और आपके बोर्ड एग्जाम में भी लिखने को आएगा इन द लॉन्ग आंसर, पता है आपको। ठीक है, और आपको वो ये पूछेगा कि भाई आप एक्सप्लेन करो मैकेनिज्म, तो एक्सप्लेनेशन ज़रा अपन
थोड़ा सा डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को अपन ज़रा डिस्टिंग्विशिंग के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त तरीके से अपन डिस्टिंग्विश के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। कैसे लिखना है ध्यान से देखो। मैं लिखता हूँ SN2 SN1, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या प्रेफर्ड था बोलो? आप बोलोगे सर यहाँ पर प्राइमरी ज़्यादा प्रेफर्ड था, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी टर्शरी की तरफ जाते वक्त कम होते जाते हैं। मतलब कि प्राइमरी वाला SN2 को प्रेफर करता है। यहाँ पे क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और उसके बाद मीथाइल, है ना। यहाँ पर भी ऐसे मीथाइल। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन SN2 में 1 स्टेप होता है। SN2 में क्या होता है? 1 स्टेप, और SN1 में 2 स्टेप्स। इजी टू रिमेंबर, अगेन 2 1 1 2, 1 2 का 4 2 4 2 का 1, वैसा ही है। अब SN2 में एक स्टेप है और नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। क्या? कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि भाई सिंगल स्टेप में ही हो रहा है, सब कुछ उसी स्टेप के अंदर हो रहा है, तो इंटरमीडिएट बनने का मौका ही कहाँ दे रहे हो आप? आपने आधा किया, फिर इंटरमीडिएट पे पहुंचे, फिर बाकी का आधा रिएक्शन किया, ऐसा तो आप कर नहीं रहे, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर SN1 में क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। और इससे तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई कार्बोकटायन इन्वॉल्व था ना, इसलिए 3 डिग्री यहाँ पर ये क्लैरिटी आई ना। अच्छा, इसलिए क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, तो तुरंत क्लैरिटी, अच्छा टर्शरी वाला फेवरेबल। आई होप ये बात क्लियर होती जा रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं है, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं है, तो क्या है? कुछ तो होना चाहिए। हाँ, है ना, ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? एक बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट है। क्या है? बहुत ही मैक्सिमम एनर्जी का स्टेट, एक हाई एनर्जी का स्टेट, एक अनस्टेबल स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, जहां पर दोनों न्यूक्लियोफाइल साथ में आधे आधे जुड़े हुए हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, बीच का है कुछ, है ना, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसी एक सिंगल स्टेप में वो आधा आधा करके पार हो गया। जबकि SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट एज सच देखने नहीं मिलता, आपको इंटरमीडिएट मिलता है। कुछ बुक्स में आपको ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट है। हाँ, आप बोल सकते हो 2 हाई एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट हम उसको ट्रांजिशन स्टेट मानेंगे नहीं। हाँ, ग्राफ बनाते वक्त हम 2 हाई एनर्जी लेवल्स उसके ज़रूर बनाएंगे बेल कर्व में, वो अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा। यहाँ तक ये 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? जैसा मैंने कहा, कुछ बुक्स में 2 ट्रांजिशन स्टेट मान ऐसा लिखा मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या समझना है आपको? 2 हाई एनर्जी स्टेट्स मान लेना। क्या मान लेना है? 2 हाई एनर्जी स्टेट्स मान, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट अपने को बेसिक एकदम बहुत ध्यान से अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अभी आगे एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे, बट ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में क्लैरिटी से आनी चाहिए। और बिकॉज यहाँ पर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है, इसलिए टर्शरी का प्रेफरेंस है। यस, समझ में आ रहा है क्या? अब वो आपको एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? MCQ में पूछेगा तो भाई वो आपको सीधा रिएक्शन देके पूछेगा कि भाई बताओ कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर कर रहा है। तो जो मैंने बताया कि आप सिर्फ सबस्ट्रेट को देख के मैकेनिज्म बता दोगे। अगर सेकेंडरी है सबस्ट्रेट तो आप फिर मीडियम को देख के बताओगे पोलर है कि नॉन पोलर है। थियरी में अगर वो सवाल पूछ रहा है तो सवाल कैसे बनाएगा वो देखना जरा ध्यान से। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ये वर्ड पूछेगा, इसका मतलब क्या? एक्वस KOH के मीडियम में। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी और एल्कलाइन मतलब KOH या NOH के साथ है। तो एक्वस एल्कली यानी कि एक्वस आपका KOH या NaOH के साथ में अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है तो वो आपको उस तरह से पूछेगा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसमें देखो, उसने मिथाइल ब्रोमाइड दिया तो आपको तो ऑटोमेटिकली पता, अच्छा मिथाइल है तो SN2 लिखने की जरूरत थी नहीं, सीधा यही लिख देता ना कि भाई मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। आप समझ गए कि अच्छा मिथाइल ब्रोमाइड है तो SN2 होगा। आप समझ गए कि मिथाइल का प्रेफरेंस किसके लिए था? SN2 के लिए है। अगर यही मैं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखता तो आप समझ जाते हो क्या पूछ रहा है? SN1 पूछ रहा है, ये बात है। तो आपको वो 2 ही तरीके से सवाल बना के पूछेगा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। या तो वो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पूछेगा यानी टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड,
यानी कि ऑटोमेटिकली आप समझ गए SN1 में पूछ रहा है, या तो वो मिथाइल हैलाइड पूछेगा, यानी आप समझ गए ऑटोमेटिकली कि वो SN2 पूछ रहा है। बात भेजे में गई? यस, मिथाइल का बाय डिफॉल्ट ये। अब डिटेल्स को समझो, एक एक वर्ड एक एक लाइन समझते हैं। S क्या है? सब्स्टिट्यूशन। N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। 2 क्या है? बाय मॉलिक्यूलर। अच्छा, बाय मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी भी पता चल रही है इससे, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। इज इट टेक्निकली करेक्ट? आपके एनसीईआरटी में भी बाय मॉलिक्यूलर दिया है, बट इज इट द 2 दैट इज रिटन हियर, ये जो ऊपर लिखा हुआ 2, ये एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी बता या ऑर्डर बता रहा है? ये एक्चुअली ऑर्डर बता रहा है। ऑटोमेटिकली ये 2 हो गया क्योंकि सिंगल स्टेप में हो रहा है। अब ये भी याद रखना है, हमेशा ऐसा होता है क्या कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल है उसकी ऑर्डर 2 है? नहीं, ऐसा नहीं है, आइडियली ऐसा नहीं है। पर अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है केमिकल काइनेटिक्स की। अगर रिएक्शन किस में हो रहा है बच्चों? सिंगल स्टेप में हो रहा है। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो जाएंगी, यानी दो मॉलिक्यूल साथ में टकराए, मतलब एक एल्काइल हैलाइड का और एक KOH का मॉलिक्यूल आया साथ में टकराए, तो 2 मॉलिक्यूल से तो उसका ऑर्डर भी 2 हो गया। क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है? नहीं, ये सिर्फ तब ही एप्लीकेबल है जब सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे रिएक्शंस का एक नाम है, क्या नाम होता है इनका? ये आप मेरे को ढूंढ के बताना, सिंगल स्टेप वाले को क्या बोलते हैं और मल्टी स्टेप वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है ना? बहुत सिंपल इंग्लिश के टर्म्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जब भी आपके पास सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन होता है, याद रखना, मैं सिंगल स्टेप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में एक दूसरा शब्द दिया है, मुझे चाहिए, आप ढूंढ के मुझे बताना, ठीक है? तो अगर वो सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है तब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है ना? अब मिथाइल ब्रोमाइड में SN2 है, ये हमको पता चल चुका है, ठीक है? हम डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे, क्या है? KOH एक्वस के साथ रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है? आप बोलोगे सर मैकेनिज्म हमको मालूम है, Br- जाएगा और OH- आएगा, यानी एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। हीटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, वो तो मालूम है अपने को, यानी अल्कोहल प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं चार्जेस के साथ लिखूँ, आपको दिखाऊं कि अच्छा भाई कौन न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल है, जो ऑब्वियसली पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो मेरे को ऐसा समझ में आएगा कि भाई K+ है, OH- है, और CH3+ है और Br- है कि नहीं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपके पास ओवरऑल जो रिएक्शन है वो इस तरह से K कैंसल आउट हो गया, मान लो। तो ये रिएक्शन इस तरह से फंक्शन कर रहा है कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है। क्या है मेरे पास? एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन के साथ किसका बॉन्ड बना हुआ है? समझो ये कार्बन है और यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन, है कि नहीं? अच्छा, इस कार्बन पे और क्या 3 छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई है बताना? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3 है ना ये। तो इस कार्बन के ऊपर 3 और लगे हुए हैं, क्या? छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। एक मिनट, ये 3 लगे हुए हाइड्रोजन मान लो, ठीक है? और एक लगा हुआ है क्या? ब्रोमीन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये वो सारी चीज़ें पता है आपको, ठीक है ना? उसमें कोई मैं नहीं जा रहा अभी। अब फंडा समझो कि ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है भाई, सीधी बात है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ से OH आने की कोशिश कर रहा है, सामने से क्या आ रहा है? OH-। इफेक्टिवली तो यही हुआ ना कि ये न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बरोबर है? सही बात है। रणबीर कटरीना का चल रहा था कुछ, है कि नहीं? अब आलिया को एंट्री करनी है तो कटरीना को हटाना पड़ेगा, भले विकी कौशल वहाँ रुका है, अवेलेबल है, लेकिन कटरीना को हटाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अब सामने से अगर अटैक हुआ तो क्या होगा? ये नेगेटिव क्या होगा? रिपल्शन होगा, बोलो हाँ या ना? तो आलिया को पता है कि सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते, वो कॉफ़ी विद करण में आके ऐसा झूठा फ्रेंडशिप दिखाना पड़ेगा, है ना? साथ में हंसना पड़ेगा अपने को। लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा है? SN2 में याद रखना, SN2 में सारा काम पीठ पीछे चल रहा है, चुगलियां चल रही हैं। क्या? कि भाई जब एक न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पा रहा, एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? सामने से अटैक नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अच्छा खासा बड़ा सा यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है,
तो जो OH माइनस आ रहा है उसको क्या रिपल्शन फेस होगा, क्या फेस होगा, रिपल्शन फेस होगा, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा बैक साइड अटैक। क्या प्रेफर करेगा, बैक साइड। अच्छा वो पीछे से आया, बैक साइड अटैक कर रहा है, वो देख रहा है यहाँ पर 3 चिंदी हाइड्रोजन लगे हुए। क्या लगे हुए, 3 चिंदी हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन को ज़्यादा गिनेगा नहीं, क्यों, हाइड्रोजन को बोलेगा चल तू इधर आ जा, चल ये बाजू शिफ्ट हो जा, मेरे को ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं चाहिए। हाइड्रोजन को उसने क्या किया, दूसरी जगह पे उसका एंगल चेंज करके उसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में तो सारे 109 होते हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं पे उसका पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो, राइट। उससे फायदा क्या हुआ, उसको जगह मिली पीछे से अटैचमेंट करने की। अच्छा क्या ये न्यूक्लियोफाइल अभी तक अटैच है कि चला गया है, अभी भी है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, उसको पूरी तरह से बॉन्ड बनाने का मौका अभी तक नहीं मिला। उसको कैसा मिला है, पार्शियल बॉन्ड बनाने का मौका मिला है। कैसा मिला है, पार्शियल बॉन्ड बनाने का मौका। मतलब कि कटरीना से झगड़ा हो गया, अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन आलिया से चैटिंग चालू है, समझे, ये बात हो गई ना। तो मतलब कि एक फील्डिंग लग रही है अभी कि भाई यहाँ ब्रेकअप होगा तो वहाँ पे अपना ठीक है, अपने को कोई संभालने के लिए है, क्योंकि अपने 3 जो हाइड्रोजन दोस्त हैं वो तो वैसे भी किसी काम के नहीं, फालतू है, वो कुछ संभालने वाले हैं नहीं अपने को, कोई अपने को स्टेबिलिटी नहीं देने वाले हो। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस देखो कार्बन का, कार्बन की बुद्धि देखो आप। कार्बन क्या बोलता है कि बॉस अगर मेरे पास से ये 3 हाइड्रोजन तो है ही मेरे पास, अगर मेरे पास से ब्रोमीन चली गई, ब्रोमीन हैज लेफ्ट, लेट्स से मान लो दैट दिस न्यूक्लियोफाइल Br माइनस गोज एंड कार्बोकटायन यहाँ पर बना, तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन। और ये तीनों हाइड्रोजन किसी काम के हैं नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन करने की इनकी औकात है नहीं, तो ये कोई संभाल पाएंगे इसको, नहीं। तो इसीलिए ये कार्बन स्मार्ट है कि भाई ब्रोमीन को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक सामने कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाता। तो वो क्या बोलता है, तो बस एक काम करते हैं अपन, ब्रोमीन को छोड़ते नहीं अभी, ब्रोमीन को फिलहाल पकड़ के रखते हैं, ब्रोमीन को फिलहाल पकड़ के रखते हैं और OH की भी सेटिंग करा लेते हैं बैक, पीछे पीछे। तो OH के साथ पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और ब्रोमीन के साथ में क्या हुआ बोलो, पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। जितना यहां झगड़ा हो रहा है उतनी वहां बात हो रही है, समझे। तो यहां पर एक स्टेट ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कार्बन के टेक्निकली 5 बॉन्ड है, बने कि नहीं बने 5 बॉन्ड, है कि नहीं। अच्छा क्या वो पूरे 5 बॉन्ड है क्या, हम बोलोगे नहीं सर, ये 1 2 3, ये 3.5 और ये 4, 3.5, पर 5 चीजों से वो अटैच है, तो वो अंदर से उसको गिल्टी फील तो हो रहा है, बुरा तो लग रहा है ना। जैसे आप अगर ये चीज़ करो, आप कार्बन की जगह हो तो आपको बुरा तो लगेगा कि भाई गर्लफ्रेंड से झगड़ा भी कर रहा हूँ, दूसरी लड़की से बात कर रहा हूँ, बात तो गलत है ना। अच्छे संस्कार तो दिए हमको माँ बाप ने कि ये बात तो हमारी गलत है, तो हम अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं, हम बुरा फील कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह ये कार्बन जो ये बुरा फील कर रहा है, ये कैसा बुरा फील कर रहा है, ये हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ये अनस्टेबल फील कर रहा है, इसको मज़ा नहीं आ रहा। इसको पता है कि असली सही स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, बताओ, कि भाई एक को छोड़ दो और जिसको पकड़ा उसको ठीक से पकड़ो, सही बात है। तो कार्बन क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मैं ये ट्रांजिशन स्टेट से अब स्टेबल स्टेट में जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ, स्टेबल स्टेट में, जहाँ पर मैं ब्रोमीन को बाय बाय बोल दूंगा और OH को क्या बोलूँगा कि भाई अभी आ गई है तो सेटल हो जा, ठीक है कि नहीं। और ब्रोमीन को बोला ठीक है जाओ भाई, उसने कटरीना को बोल दिया आप विक्की कौशल के साथ खुश रहिए, मैं आलिया के साथ खुश रहता हूँ, सीधी बात है, दोनों सेटल। तो हुआ ये कि आपने इस पूरे मैकेनिज्म में आप ट्रांजिशन स्टेट से भी गो थ्रू आप गए और आप अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट तक भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे, पहले क्या हुआ, बैक साइड अटैक ऑफ न्यू न्यूक्लियोफाइल हुआ, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट, जहां पर आप अनस्टेबल फील कर रहे थे, बोलो हाँ या ना। और आखिर में जो पुराना न्यूक्लियोफाइल था उसको आपने छोड़ दिया, वो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और नए न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया। क्या ये बात समझ में आई। डिफरेंस कहां आया, डिफरेंस यहां आया कि अगर CBr बॉन्ड इस डायरेक्शन में था,
CBr बॉन्ड ऐसे इस तरफ था ना, राइट साइड समझो, मान लो। तो COH बॉन्ड जो है नया वाला, कौन सी साइड आएगा, वो उसकी ऑपोजिट साइड आएगा। अब इसको मैं राइट लेफ्ट बोल रहा हूँ या मैं सामने ऑपोजिट ऐसा बोल रहा हूँ, बट केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो अगर यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात होती, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं ना। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही होती और मैं ऐसा कहता कि भाई ये CBr बॉन्ड जो है ना वो वेज पे, किस पे, वेज पे, तो COH बॉन्ड डैश पे आ जाएगा। बोलो हाँ यार, ये बात हुई। पर क्या ये हर केस में वैलिड होगा? नहीं भाई, ये सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव के केस में ही वैलिड होगा, तभी ही ऑप्टिकली एक्टिव केस में ही ये सब देख के कोई फायदा है, नहीं तो ओरिएंटेशन देख के कोई फायदा नहीं। ऑप्टिकली इनएक्टिव में फायदा क्या? अब यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन है, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं, कोई ओरिएंटेशन चेंज तो हुई नहीं, ठीक है ना। आप कंफ्यूज यहां हो जाते हो जब ऑप्टिकली एक्टिव वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आते हैं, बट पहले बेसिक मैकेनिज्म तो समझो ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पे जाना क्यों है हमको। क्योंकि हमें ये समझना है कि जब भी SN2, अच्छा हम लोग कौन सा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अभी? SN2। ये सिंगल स्टेप में हो गया सब कुछ। ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इंटरमीडिएट बना, फिर OH के साथ बॉन्ड हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। साइमल्टेनियसली सारा काम हो गया सिंगल स्टेप में, बोलो हाँ या ना, है ना। और ये SN2 मैकेनिज्म में ये हुआ कि बॉस आपका जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था वो कौन से साइड से हुआ? बोलो, वो हुआ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कैसे हुआ? बैक साइड। अब इसको केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स में अगर हम समझते हैं, काइनेटिक एक्सप्रेशन जो आपको मैंने बताया कि रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, वो कैसा होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ। समझ गए? SN2 क्यों बोला? इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? आई होप एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो चीजें थे, दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं रेट, दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं रेट को। K इज रेट कांस्टेंट। अगेन सिमिलर मैकेनिज्म आई एम शोइंग यू। अब यहां पर एक और चीज, अब आपकी मैं सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करूं, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को इंट्रोड्यूस करूं, मैं आपको बार बार ये बात स्पेसिफाई कर रहा हूं। पर जो सॉल्वेंट है वो कौन सा प्रेफर्ड है बताओ? SN2 में आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट का प्रेफरेंस है। SN2 में किसका प्रेफरेंस है? नॉन पोलर सॉल्वेंट का प्रेफरेंस है। क्योंकि भाई आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपस में वही काम कर ले रहे हैं, क्योंकि दोनों रिएजेंट, ये दोनों रिएजेंट आपस में काम कर ले रहे हैं। सॉल्वेंट की ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी से ज्यादा मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल, अरे नॉन पोलर सॉल्वेंट के बहुत एग्जांपल है। बेंजीन है हमारे पास, CH4 है, Cl4 है, बहुत सारे नॉन, जिसका भी वो मैग्नेटिक मोमेंट μ0 है वो नॉन पोलर है कि नहीं? कोई भी डाइथाइल ईथर है, वो जनरली लगभग नॉन पोलर ही गिना जाता है। थोड़ा बहुत होता है उसमें बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट मेनली हम लोग इन सबको क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मानते हैं। सही है। अब यहां पर जो ट्रांजिशन फॉर्मिंग स्टेट है, डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन, इसको नोट करना। जो ट्रांजिशन स्टेट बनाने वाला जो स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट बनाने वाला जो स्टेप है वो क्या है बच्चों? वो है आपका RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है वो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और एक और चीज MCQ के लिए डायरेक्ट नोट करके रखना कि हमेशा स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कैसा? स्लोएस्ट स्टेप ही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बाकी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, फटाफट रीड करते जाओ अपनी स्क्रीन पे। OH कहां से अटैक करेगा? बोलो, बैक साइड से करेगा। तो SN2 में आपके पास कोई और ऑप्शन है एक्सेप्ट बैक साइड अटैक? कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब हमेशा बैक साइड अटैक ही होगा। इसलिए जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो ओरिजिनल जैसा रहेगा कि उल्टा रहेगा? उल्टा रहेगा। उल्टे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, पढ़े लिखे लोग उसको कहते हैं इन्वर्जन। अच्छा, सिर्फ इन्वर्जन बोलेंगे क्या? नहीं, साइंटिस्ट के नाम से बोलेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वर्ड याद रखना, डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन है दोबारा। SN2 में कोई पूछे इन्वर्जन होता है, बोलना हाँ। कौन सा? वॉल्डन इन्वर्जन होता है। कौन सा होता है? वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन के ऊपर सवाल आया हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, हाई एनर्जी स्टेट है, सारी चीजें पता है अपने को। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल नहीं होता तो फिर आगे क्यों बढ़ता? सीधी बात, तो वहीं रह जाता। मिथेनॉल 100% इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन? वॉल्डन इन्वर्जन।
ठीक है, 100% इन्वर्जन क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको बैक साइड अटैक ही दिया हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, बाकी सारी चीजें फटाफट देख लो। 1 स्टेप है, हाँ, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, 100% इन्वर्जन है, बैक साइड अटैक है ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन SN2 मैकेनिज्म। कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर्ड है? नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेफर्ड है। कौन सा प्रेफर्ड है? नॉन पोलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। MCQ क्वेश्चंस फटाफट। चलो अब इसमें जज करके बताना है तपाक से कि कौन से वाले का SN2 होना प्रेफरेबल है, बताओ। A B C D, ठीक है, सीधा सीधा आएगा आंसर D। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी है। बाकी ये वाला देखो, ये टर्शरी टर्शरी टर्शरी, यानी कि ये तीनों SN1 प्रेफर करेंगे, SN2 प्रेफर नहीं करेंगे। देखो, और SN1 SN2 के आपके डायरेक्ट सवाल आएंगे, ये गारंटीड क्वेश्चंस हैं आपके जेई में, एग्जाम में। अच्छा, इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा करेगा? भाई आयोडीन वाला सबसे तुरंत करेगा, C, फिर B, फिर A। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। फ्लोरीन हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते, CF बॉन्ड। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN2 मेनली? फटाफट चलो इसका आंसर बताइए। इसमें बॉम्बे और दिल्ली दोनों प्राइमरी। आप बोलोगे अरे सर दोनों प्राइमरी है, लेकिन सुपर प्राइमरी बॉम्बे है कि नहीं? क्लियर, क्लैरिटी, यस और नो? एकदम बढ़िया। अगर हाँ हम ये लिखते कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN2 और मल्टीपल ऑप्शंस मार्क करने का ऑप्शन होता हमारे पास, तो हम B और D दोनों मार्क कर लेते। ठीक है, ओके। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसको मैंने ग्राफ कहा, जिसको मैंने क्या कहा? बेसिकली कोई आपको पूछे ग्राफ। जब आप थियरी क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया पॉइंट वाइज, स्टेप बाय स्टेप, आपने एग्जाम्पल बनाया, स्टेप बनाए, ट्रांजिशन स्टेट बनाया, ऑल दोज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है और फिर उसका डायग्राम बनाना है। MCQ के हिसाब से आपको डायग्राम बना के देगा, एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज देगा और आपको पूछेगा उसमें से कोई एक अननोन वैल्यू जो है उसका आंसर पूछेगा। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबसे इजी है आपके SN2 मैकेनिज्म का, सबसे आसान है। आपको क्या करना है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को प्लॉट करना है। किसका? प्रोग्रेस अगेंस्ट एनर्जी। ठीक है ना। अभी आपने शुरुआत में आपने सबस्ट्रेट से, मतलब कुछ रिएक्टेंट से शुरुआत की, क्या उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी है कि जीरो है? भाई हर चीज़ की अपनी इंटरनल कुछ एक एनर्जी तो होती है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हमने। जीरो से तो आप यहाँ से तो शुरू नहीं कर सकते, आपको थोड़ी बहुत एनर्जी से शुरू करना पड़ेगा आपके रिएक्टेंट्स को। यस, फिर आप ट्रांजिशन स्टेट में पहुँचोगे और फिर आप नीचे आओगे प्रोडक्ट्स की तरफ। और नोट करना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लाइन अगर आप देखो तो प्रोडक्ट की लाइन थोड़ी ज़्यादा नीचे आती है जनरली। कैसी? थोड़ी नीचे। अच्छा, प्रोडक्ट की लाइन नीचे आई है तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से पता है कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक हो गया, डेल्टा H नेगेटिव। ये तो हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में देखा हुआ है। और रिएक्टेंट से आप ट्रांजिशन स्टेट यानी कि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी यूज करते हो उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? मतलब कि ऐसा हुआ ना कि आप वो एसएल वर्ल्ड में एक राइड है, एसएल वर्ल्ड मतलब आप लोग शायद एसएल वर्ल्ड नहीं जानते होंगे, इमेजिका कोई भी, उसमें एक राइड है ऐसी वाली, वो रोलर कोस्टर ऐसे ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे ऐसे जाके रुकता है 2 सेकंड, फिर नीचे आता है ना। अब इमेजिन करो वो रोलर कोस्टर को ऊपर लेके जाने के लिए अपने को मेहनत लगेगी कि नहीं? फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत सारी ढेर सारी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई पहाड़ चढ़ने को बोले, है ना, और आप मेहनत कर करके चढ़ रहे हो माउंट एवरेस्ट, है ना, एकदम मतलब आपने पहाड़ चढ़ लिया। अब वहाँ पे गए आप, फिर वो गुड नाइट का जो ऐड आता है, पुश करो खुश रहो, पैसा कर दिया किसी ने, समझो धक्का दे दिया तो नीचे आ जाओगे। अच्छा, तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिजिक्स भी यही कहता है, केमिस्ट्री भी यही कहती है, भाई सीधी बात है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके रिएक्टेंट्स की वो मैक्सिमम। तो आपने जो ग्राउंड जीरो से जहाँ से आपने शुरुआत करी वहाँ से ऊपर पहुँचने के लिए जो एनर्जी लगाई ना, जो इन्वेस्ट की, वो है आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो क्या है? आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जैसे हम लोग लोनावला, पहले, अब तो मैं नहीं जाता, अब उम्र हो गई सर की, बट हम लोनावला वगैरह जाते थे, पहाड़ चढ़ते थे, छोटे छोटे पहाड़, 3 घंटे में चढ़ लो ऐसे वाले। तो आप स्टेशन उतरोगे और वहीं से फिर चढ़ना शुरू कर दोगे। तो मैंने जैसे बेस जहाँ से शुरू किया और टॉप पे पहुँचा, तो जितनी एनर्जी मैंने लगाई वो कितनी हो गई? मेरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और जब मैं फाइनली नीचे उतरा तो जो फाइनल पॉइंट जहाँ मैं पहुँचा वो मेरे प्रोडक्ट्स की एनर्जी है कि नहीं?
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या हुआ आपकी एंथैल्पी। और रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट, ये क्यों मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, क्योंकि यही आपको एमसीक्यू में वो पूछेगा। वो आर और टीएस का डिफरेंस, वो इसको ब्लैंक छोड़ देगा और पूछेगा कि भाई आर और टीएस का डिफरेंस बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। वो आर और पी का बीच में डिफरेंस पूछेगा कि भाई ये क्या है बताओ, आप बोलोगे ये एंथैल्पी है। अगर मेरे पास एक ऐसा रिएक्शन हुआ जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स ऊपर है, रिएक्टेंट्स नीचे है, तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। क्या ऐसा रिएक्शन जनरली होगा? पहली बात तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल थोड़ी होंगे, वो बनेंगे क्या, तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो सीधी बात है। बट समझो मैंने ऐसा ग्राफ दे दिया तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर डेल्टा एच इसका क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये एंडोथर्मिक है, और यहाँ पे जब नेगेटिव था तो ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्राफ के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यस और नो? बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसी को इन्होंने हाई फंडू भाषा में बोल दिया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। SN2 का मैकेनिज्म का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। बेल शेप्ड कर्व दिख रहा है आपको, बेल जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वही है बेसिकली, उसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। रिएक्टेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट, डेल्टा ई को मैं क्या बोलूंगा, बोलो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, कोई टेंशन नहीं, प्रॉपर डिटेल में, जो मैं हैंड से भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में भी, ठीक है ना। क्या बना फाइनली, आपके प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी। इज दैट क्लियर? कोई सवाल, कोई डाउट? बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, अगर ये पॉजिटिव होता तो एंडोथर्मिक होता। क्वेश्चन, चलो ये वाला बताओ। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच वन वुड गो SN2 फास्टर? राइट द वर्ड आंसर बिलो द क्वेश्चन। कौन से वाले में सबसे फास्टेस्ट SN2 मैकेनिज्म होने का चांसेस है, आप बताइए। फर्स्ट पेयर में ये कैसा है, ये प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी। तो SN2 कौन करेगा भाई, ये वाला। फिर यहां पर आयोडीन है और ये क्लोरीन है, दोनों प्राइमरी है, हाँ, लेकिन आयोडीन ज्यादा फास्ट करेगा कि क्लोरीन? आयोडीन। कितना क्लैरिटी समझ में आ गया ना। सबस्ट्रेट पता चल गया, सबस्ट्रेट की डिग्री पता चल गई, अल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है वो मालूम है, और कौन सा हैलाइड प्रेफरेबल है लिविंग ग्रुप के लिए वो भी पता है, सारी चीज़ें क्लियर। इज दैट क्लियर, येस और नो? बहुत बढ़िया। तो आंसर प्राइमरी है SN2, और ये वाला आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप। मैं सारे वर्ड्स भी क्लैरिटी के साथ, एक एक वर्ड क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, लिविंग ग्रुप में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में यही वर्ड्स आते हैं। लिविंग ग्रुप अच्छा है, आयोडाइड है, लार्ज साइज है, बड़ा बॉन्ड लेंथ है, कम बॉन्ड एनर्जी है, जल्दी टूटेगा, ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। मैं भले ही बहुत सारी चीज़ें मजाक में बोलता हूँ या ऐसे कुछ कोई फालतू कहानी या स्टोरी बना के बोल रहा हूँ, रणबीर आलिया ये सब बोल रहा हूँ, बट आई होप आप लोग तक वो कॉन्सेप्ट पहुँच रहा है। हाँ, एग्जाम में रणबीर आलिया और विकी कैटरीना की कहानी नहीं लिखनी बच्चों, हाँ, नहीं तो करण जौहर आके मारेगा। ठीक है, चलो याद देखो, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट बाय SN2 में? रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चन है, बट ये टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो आपको पता ही। SN2 इनमें से किसका होगा बताइए फटाफट। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले का, क्योंकि वो प्राइमरी है। सेकेंड पेयर में बच्चों, सेकेंड पेयर में SN2 किसका प्रेफरेबल है? फर्स्ट वाले का। आप बोलोगे सर ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री वाला तो SN1 प्रेफर करता है ना, तो 2 डिग्री वाला। अगेन जैसा मैंने कहा कि भाई यहाँ पर सेकेंडरी क्या प्रेफर कर रहा है, SN2। यहाँ पर सेकेंडरी क्या प्रेफर कर रहा है, SN2 कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर ये कर रहा है SN2 प्रेफर। तो सेकेंडरी बेचारे को ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिए गए, उसको बोला है कि भाई सुन, तेरे को जहाँ मौका मिले, तेरे को जो ठीक लगे तू कर लेना, कभी SN1 करना, कभी SN2 करना, ठीक है ना। ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस, बट प्राइमरी और टर्शरी को क्लैरिटी के साथ बताया गया। समझ में आ रहा है क्या? ये जैसे इंडिया में अपने यहाँ पे ना
3 बच्चों का चलन बहुत है, देखा। जैसे मेरी 2 बहनें हैं, एक मेरे से 2 साल बड़ी है, एक 2 साल छोटी है। तो मिडिल चाइल्ड प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर पूरी साइकोलॉजी की थियरीज बनी हुई है, पता है। ये जो 2 डिग्री वाला सबस्टेट है ना, उसके साथ वो मिडिल चाइल्ड प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे बड़े बच्चा, जब पहला बच्चा होता है तो माँ बाप बोलते हैं अरे वाह हमारा फर्स्ट बच्चा, उसको बड़े प्यार से रखते हैं। सेकंड वाले को ठीक है, हो गया ना, पहले वाले पे प्रैक्टिस कर लिया हमने, तो सेकंड वाला मतलब ठीक है, मतलब मैं वो, तू देख ले अपना। तो तीसरा वाला तो छोटा बच्चा है ना, तो मैं जिंदगी भर क्या कर रहा हूँ कि अगर दीदी कुछ करे तो मम्मी से डांट खाऊं कि अरे दीदी ये सॉरी बोलो, और अगर छोटी बहन को मैं परेशान कर रहा हूँ तो मैं फिर डांट खा रहा हूँ कि तुम बड़े होकर छोटी बहन को परेशान कर दो, सॉरी बोलो। मेरे साथ वो हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी के साथ वो हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड वाले को बहुत क्लैरिटी दी गई है। SN1 फर्स्ट प्राइमरी वाले को बोला गया कि बेटा तू SN2 करना। जैसे तुम्हारे घर में अगर 3 भाई बहन है तो पहले वाले को बोला गया बेटा तू इंजीनियर बनेगा, छोटे वाले को बोलेगा तू डॉक्टर बनेगा, बीच वाले को बोला तेरा जो मन करे, जो ठीक लगे बेटा, चोर मत बनना बस, ना, जो ठीक लगे कर लेना। तो वैसे यहाँ पर है। तो सेकेंडरी वाला जो है ध्यान रखना कि उसके पीछे मत पड़ना। मैं कह रहा हूँ आप हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करना। समझ में आ रहा है क्या? चलो तीसरा वाला बताइए फटाफट, कैसा है ये? दोनों प्राइमरी है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है कंपैरिजन में, दोनों ही प्राइमरी है ना। तो कौन ज्यादा अच्छे से SN2 प्रेफर करेगा बताइए। पर आपको सिर्फ कार्बोकैटायन चेक कर लेना है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल, ठीक है। तो मैं सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। पहले वाले में ये तो था, आपने बताया, ठीक है, क्लियर। दूसरा सेकेंडरी वाला, और तीसरे में presence of methyl group closer to the halide will increase the steric hindrance। अब यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये फैक्टर को ज़रा अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो ठीक है, ये वाले अब इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हो इसमें और इसमें, तो आपको फैक्टर क्या कंसिडर करना है जज करने के लिए, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको याद होगा अभी मैंने 10 मिनट पहले समझाते वक्त ये कहा कि जब मिथाइल ग्रुप था मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या था पहले? एक मिथाइल ग्रुप था, ये ना, इस तरह से, और अगर यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये तीनों हाइड्रोजन जो ये चिंदी है, तीनों हाइड्रोजन क्या है? ये छोटे छोटे ग्रुप है, चिंदी चिंदी ग्रुप है, बरोबर। इनका ज़्यादा कोई इफेक्ट होने वाला है क्या? कोई इफेक्ट नहीं है इनका, बरोबर। कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर रही है ना। लेकिन अगर यही मेरे पास कार्बोकैटायन होता और जहां पर मेरे पास 3 बल्की ग्रुप लगे होते, जैसे कि मिथाइल, क्या लगे होते? 3 बल्की ग्रुप यानी कि मिथाइल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनका पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इनका प्लस आ इफेक्ट होता, डोनर इफेक्ट होता, एल्काइल ग्रुप है भाई, तो ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते? आप बोलोगे हाँ सही बात है। तो इनकी जो बल्कीनेस है, ये जो बड़े बड़े ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप लगे हुए, इनकी बल्कीनेस की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक वर्ड बेसिकली इज डायरेक्शन, जो आपके डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन बताए वो स्टेरिक है ना। स्टीरियो आइसोमर हमने ऑलरेडी देखा हुआ, हमको मालूम है स्टेरिक वर्ड वहाँ से आता है, जो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करे। और हिंड्रेंस मतलब इंग्लिश में क्या? बाधा बनाना, बाधा बनाना किसी चीज़ के लिए, हिंडर कर रहे हैं हम, आगे नहीं बढ़ने दे रहे उसको। तो होता ये है, ध्यान से सुनना, जब न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना है, किसको? न्यूक्लियोफाइल को आके क्या करना है? अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल शुरू में क्या सोच रहा था, सोच रही थी, जो भी है सोच रहा था, सोच रही थी कि भाई मेरे को कार्बोकैटायन से जुड़ना है। बैक साइड अटैक का ऑप्शन लिया था उसने, किसमें? SN2 में, है कि नहीं? SN2 में किसका अटैक ऑप्शन लिया था उसने, बताओ कौन से डायरेक्शन का? स्टेरिक वर्ड से डायरेक्शन आना चाहिए ना, बैक साइड अटैक लिया था। लेकिन क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से आने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब तीनों हाइड्रोजन है तो बैक साइड से अटैक करने का मौका मिलेगा, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन चिंदी हैं, ये उस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को नहीं रोक पा रहे छोटे ग्रुप से। लेकिन 3 ऐसे मुष्टंडे आपके दोस्त, 3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं?
वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रोक रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एक चीज जो आपने सोची और आपने गलत सोची, उसके ऊपर ध्यान देना। आपने ये सोचा कि कार्बोकैटायन, मैंने क्या क्लैरिटी के साथ कहा था, SN2 में कार्बोकैटायन बनता है क्या? इंटरमीडिएट होता है क्या? SN2 में कार्बोकैटायन है ही नहीं, SN1 में होता है ना कार्बोकैटायन। तो क्लैरिटी के साथ मैंने लिखा टेबल में स्टार्टिंग में ही, है कि नहीं? SN2 में आपको सोचना है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा, उस हिसाब से आपको पॉइंट सोचने हैं ना, कि अच्छा SN2 पूछा तो मुझे कार्बोकैटायन नहीं सोचना, मुझे स्टेरिक हिंड्रेंस सोचना है। अब मुझे बताओ कि यहाँ से ब्रोमीन गया और ये पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन बन, अगर मैं मान लूँ कि बन रहा है, अगर मान लूँ, वैसे नहीं बन रहा, चलो ठीक है, या अगर मैं सिर्फ इतना ही मान लूँ कि चलो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो आपको ये क्लैरिटी के साथ तुरंत दिख जाएगा कि अच्छा सर यहाँ ना ये वाले में ना एल्काइल ग्रुप बहुत नज़दीक है इस कार्बन से, और जितने एल्काइल ग्रुप उसके आसपास लगे हुए हैं उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो वो उतना अटैक नहीं करने दे रहा है कि नहीं? आपको ऐसा सोचना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसा मान लो कि ये हमारा हीरो था और ये हीरो के 3 दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं, जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, समझे? हीरो के 3 दोस्त उसको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। जैसे आपके 3 दोस्त हैं, बोले कोई बात नहीं भाई, ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुझे मोटिवेट करेंगे लाइफ में। ये तीनों क्या कर रहे हैं? उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और वो साथ साथ में एक और काम कर रहे हैं कि भाई नई लड़की आई, अप्रोच कर रही है, देख रहे कि भाई से बहुत बात कर रही है आजकल, तो वो थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। आप लोग आपस में करते होगे ना कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़की हमारे भाई के लिए सही नहीं है यार, हो सकता है ये फिर ये धोखा दे के जाएगी, फिर हमारा भाई दुखी हो जाएगा। तो वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, आजू बाजू आने नहीं देते किसी को, है कि नहीं? जैसे दूल्हे के बाजू में 4 मुस्टंडे नहीं खड़े होते, जूता नहीं चुराने देंगे वाला शादियों में, ये वैसा हिसाब है, समझ गए? तो ये तीनों यहाँ पे क्यों खड़े? ये बल्कि ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल, नए न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने दे रहे। कब तक? जब तक न्यूक्लियोफाइल कन्विंस ना कर ले। तो पहले न्यूक्लियोफाइल को इनको पटाना पड़ेगा ना कि भाई थोड़ी नहीं, आई एम गुड फॉर दिस गाय, वैसे वाला, राइट? तो यहाँ पर ये फंडा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है SN2 मैकेनिज्म। तो अब अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसीलिए SN2 की प्रेफरेंस कम है। समझ में आया क्या? यस और नो? ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो, समझ लो। अगर यही SN1 के लिए मैं आपको पूछता तो आप कार्बोकैटायन, फिर अल्फा हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें जज करते, तब वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है एक्चुअली। आई होप ये क्लियर हो गया। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मुझे बताओ इसमें क्या होने वाला है? बहुत सारा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, है कि नहीं? और इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN1, और 2 स्टेप में होगा। क्यों 2 स्टेप में होगा? वो बोलेगा पहले भाई ब्रेकअप कर लो ब्रोमीन के साथ, पहले ब्रेकअप कर लो, थोड़े दिन सिंगल रहो, स्टेबलाइज हो जाओ लाइफ में, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, नौकरी ले लो, है ना, IIT में चले जाओ, ढंग की जॉब वॉब हो जाए, फिर नई रिलेशनशिप के बारे में सोचो, है कि नहीं? OH वेट कर लेगी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इससे फ़ायदा OH का भी है। क्यों? क्योंकि अब उसको वो जो ब्रोमीन के साथ सामने सामने हेड ऑन रिपल्शन फेस करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि उसको फ्रंट साइड अटैक का भी मौका इक्वल मिल रहा है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? इसमें OH का भी तो फायदा है। तो जब SN1 मैकेनिज्म होगा, क्या होगा? SN1 मैकेनिज्म होगा तो स्टेप्स कितने होंगे? 2 अलग अलग स्टेप। अच्छा, क्या यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग का स्टेप अलग अलग होगा? ऑब्वियसली, पहले ब्रेकिंग होगी, बाद में मेकिंग होगी। क्या ये बात क्लियर है? पहले CBr बॉन्ड टूटेगा, फिर COH बॉन्ड बनेगा, तो अलग अलग स्टेप बने। और इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकैटायन है, जो काफ़ी स्टेबल है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, जिसकी वजह से बैक साइड अटैक जितने आसानी से नहीं हो रहा। और अच्छा ही है
तो उसको फ्रंट साइड अटैक करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, क्या यहाँ पर सॉरी क्या यहाँ पर जब ये ब्रोमीन चला जाएगा या चली जाएगी, जो भी है, न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन लीव्स, Br माइनस लीव्स, at that time this carbocation is a planar structure, tell me, carbocations are planar structures, पता है कि नहीं पता? ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इनका, प्लेनार है, ये एक ही प्लेन में है, बोलो हाँ या ना? प्लेनार स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है, फ्रंट साइड बैक साइड 50-50 दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। समझो 100 मोल लिया था, 50 मोल ये बनेगा, 50 मोल ये बनेगा, तो यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी वो 50% होगी और इन्वर्जन भी 50% होगी, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे? 50% रिटेंशन और 50% रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेन करना जो ओरिजिनल था। अच्छा, अगर ओरिजिनल वाला समझो, ओरिजिनल वाला ऑप्टिकली एक्टिव था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी, समझो आपने ओरिजिनली टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया या कोई और आपने कंपाउंड लिया, चलो मान लो आपने C2H5 C Br CH3 और H आपने ऐसा ले लिया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है मान लो, है ना, ये सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ओके, आप इसको जब OH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, है ना, आप इसको OH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो 50% डेक्स्ट्रो मिलेगा, 50% लीवो मिलेगा, भले ओरिजिनल कुछ भी था। ओरिजिनल वाला समझो आपने, मान लो आपने डेक्स्ट्रो वाला लिया था स्मॉल डी, तो 50% डी रहेगा, 50% क्या हो जाएगा? एल, यानी कि 50% का OH डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी राइट साइड पे लगेगा और 50% का OH लेफ्ट साइड पे लगेगा। अब उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलो तो वेज और डैश। जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में था वो रिटेन्ड, जो नई सॉरी मेरी सर्दी अभी तक गई नहीं है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, जो नए कॉन्फ़िगरेशन में आएगा वो इन्वर्जन। ये दोनों के कॉम्बो को कहते हैं क्या? रेसमिक मिक्सचर। तो रेसेमाइजेशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये जो हिमेस रेसमिया यहाँ पे बना है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। तो अब अगर मैं और एक्सपैंड करके डिटेल में लिखूं SN1 SN2 को, तो आपको और अच्छे पॉइंट्स मिले। क्या क्या पॉइंट्स मिले? यहाँ पर 1 स्टेप, यहाँ पर 2 स्टेप्स, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर नो ट्रांजिशन स्टेट, टेक्निकली या 2 ट्रांजिशन स्टेट भी मान लेते थे आप। यहाँ पर नो इंटरमीडिएट, यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहाँ तक तो ठीक था, है ना। अब यहाँ पर नॉन पोलार सॉल्वेंट प्रेफर्ड था, यस, और यहाँ पर पोलार सॉल्वेंट कौन सा वाला? प्रोटिक वाला। प्रोटिक बोले तो जो H+ सप्लाई करता है ना, प्रोटॉन, तो पोलार प्रोटिक, उस पर भी आता हूँ कि इसके सॉल्यूशन पे भी आऊँगा, ठीक है। फिर अगर हम ये देखें इन्वर्जन और रिटेंशन वाला, इसमें सिर्फ बैक साइड अटैक होता है, इसमें बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों होता है। समझ में आ रहे हैं क्या पॉइंट्स? बोलो हाँ या ना। इसमें 100% इन्वर्जन होता है। क्या होता है? 100% वॉल्डन इन्वर्जन होता है, जबकि यहाँ पर 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है। क्या ये बातें क्लियर हुई? पॉइंट्स एक एक करके आपके दिमाग में ऐड होते गए, रटने नहीं है, समझने। सारे पॉइंट समझे हमने, प्रूफ के साथ समझ रहे। अब इसके ऊपर चलेंगे। यहां तक आई होप क्लैरिटी? यस, ओके। पोलार सॉल्वेंट यहां पर प्रेफर्ड है। क्या प्रेफर्ड है? पोलार सॉल्वेंट प्रेफर्ड है। पोलार सॉल्वेंट यहां पर आपको हेल्प करेगा। अगेन बाकी फंडे सेम। एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर नोटवर्दी अगेन MCQ के हिसाब से, बिकॉज ये SN1 बोल रहा हूँ मैं इसको, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब दोनों रिएक्टेंट्स है ना आपके, जो एल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी, उसमें से कौन एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को? सिर्फ एल्काइल हैलाइड अकेला कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा उसमें, मतलब न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी से फर्क, कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ रहा, एल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी से फर्क पड़ रहा है। समझा? जब एल्काइल हैलाइड टर्शियरी है तो उसकी क्वांटिटी से बहुत फर्क पड़ रहा है।
SN1 मैकेनिज्म, बाकी पूरा सेम, मैंने पूरा फंडा जो डिटेल में समझा दिया। अभी एक एक वर्ड, न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, मैकेनिज्म क्या है, पहले ब्रेकिंग बाद में मेकिंग, है ना। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि CBr बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोनियम यानी कार्बोकैटायन बना। स्लो स्टेप है, ब्रेकिंग इज ऑलवेज स्लो स्टेप, मेकिंग इज ऑलवेज न्यू स्टेप, है ना। प्यार बहुत जल्दी जल्दी होता है, ब्रेकअप करने में टाइम लगता है ना। प्यार तो लव एट फर्स्ट साइट में होता है ना, ब्रेकअप में जिंदगी निकल रही है आशिकों की, है ना। लोग शायर बन जा रहे हैं, है कि नहीं। IIT गुवाहाटी नहीं पहुंच रहा है, IIT झोपड़पट्टी पहुंच जाएंगे, ऐसी हालत है लड़कों की, मैं देख रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, अरे तो आप लोग को मजाक लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। ये आशिकी के चक्कर में ही ख़त्म है दुनिया आधी। हाँ, वो जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा शेर बोला था ना कि वो था ज़माना गुजर गया कब का, और वो था दीवाना मर गया कब का, कि उसका ज़ख़म तो वही जाने, अपना ज़ख़म तो भर गया कब का। बस यही फिलॉसफी लेके चलो लाइफ में, समझे। तो याद देखो स्लो स्टेप जो है आपका, फटाफट यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। टर्ड ब्यूटाइल आपने कार्बोकैटायन बना दिया, मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और फिर जो नया OH आएगा वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से उसका ये है। और जैसा मैंने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट्स इनको कहा जाता है, हम लोग टेक्निकली ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोलने चाहिए, पर ठीक है, जहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है और बन रहा है, मतलब कि एक चेंज आ रहा है, उसको आप ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो। वो हाई एनर्जी स्टेट्स इज द मोर करेक्ट टर्म इन दैट। 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। आई होप ये एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। मैंने सेम चीज़ ड्रॉ करके भी समझा दी, यहाँ पे आपको टाइप करके भी समझा दी। यस, टर्शरी प्रेफरेबल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफरेबल, कार्बोनियम यानी कि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो। यहाँ पर क्या मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की ज़्यादा बात करने वाला हूँ क्या? नहीं, एक्चुअली स्टेरिक हिंड्रेंस तो होने ही वाला है, क्योंकि भाई टर्शरी है ना, तो 3 ग्रुप तो लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस तो होने ही वाला, तो उसमें सोचने की बात ही नहीं है कुछ। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका बन गया, सेकेंड स्टेप हो गया, इस तरह से टर्शरी रहेगा तो प्रेफर्ड रहेगा। चलो फटाफट ये बता दो आंसर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2, SN2 ऑप्शन A B C D, आंसर इज ऑप्शन C, मिथाइल, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना। SN2 में प्रोडक्ट कैसा बनता है? 100% इन्वर्जन के साथ बनता है, यानी ऑप्शन B। SN2 में किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो रेट है, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है। सारी क्लैरिटी के साथ सारी बातें समझ में आ गई, है ना। SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होता है? बैक साइड यानी कि B। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जैसा मैंने कहा सिमिलर रहेगा, बट इस बार एक की जगह पे 2 पीक्स बनेंगी। फर्स्ट पीक हायर रहेगा, ट्रांजिशन, ये याद रखना हमेशा, फर्स्ट पीक क्या रहेगा, थोड़ा ज़्यादा हायर रहेगा, सेकंड पीक थोड़ा ये, क्योंकि आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल वैल्यूज़ पूरी की पूरी सेम। यहाँ पर आपका पूरा मैकेनिज्म आपका SN1 SN2 का डिटेल में अपना खत्म होता है। यस।